प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। हुकूमत साज़ी लाइ पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जा मामला तय थी विया आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी थींदो ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ हूंदो। सेनेट जी चेयरमैनी पीपल्स पार्टी खे मिलंदी ऐं डिप्टी चेयरमैनी नून लीग खे मिलंदी। क़ौमी असैम्बली जी स्पीकरशिप नून लीग खे मिलंदी ऐं डिप्टी स्पीकरशिप जेका आहे उहा पीपल्स पार्टी जे हिसे में ईंदी। सिंध ऐं बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी जा वॾ वज़ीर ईंदा। पंजाब में वॾ वज़ीर जेका वो ऑलरेडी नॉमिनेशन थी चुकी है। मरियम नवाज़ यानी नून लीग के हिस्से में ईंदी। गवर्नर जी जेके तक़सीम है वह ईअं थींदी त सिंध ऐं बलोचिस्तान में जेके वॾा वज़ीर गवर्नर हूंदा उहे नून लीग जा ईंदा। पंजाब ऐं KPK में गवर्नर जेके आहिनि उहे पीपल्स पार्टी जा ईंदा। त इहा फॉर्मेशन ठही आहे मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी के विच में। प्रोग्राम जिन में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त पीपल्स पार्टी इन जे बावजूद जो वो ये मामला तय थिया उन बावजूद वज़ारतूं वठण खां इनकार छो पई करे। ऐं ॿियो उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त बलोचिस्तान जी जेका फॉर्मेशन आहे, बलोचिस्तान में हिकु हुकूमत साज़ी जे हवाले सां JUI 3 नंबर ते वॾी पार्टी हुई ऐं उन हाणे कुझु टाइम पहिरियां नून लीग सां राब्तो कयो त पोइ नून लीग उनखे कहिड़ो जवाबु ॾिनो आहे। छा JUI भी नून उते को किरदारु अदा करे सघे थी हुकूमत साज़ी में ऐं का 3 पार्टियुनि जी हुकूमत ठही सघे थी पई? छा इन लाइ को फार्मूले ते गौर कयो पियो वञे? इन ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾो गॾु ॻाल्हाइबो त सुप्रीम कोर्ट में अहम फ़ैसिलो आयो आहे। उहो अहम फ़ैसिलो इहो आहे त जेकॾहिं हिकु दफ़ो कंहिं बि जज जे ख़िलाफ़ु सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई थिए थी पई त पोइ उहा कार्रवाई रुकिजी कोन सघंदी, ख़तमु कोन थींदी, बल्कि कार्रवाई बरक़रार कंदी। सुप्रीम कोर्ट जी अॼु 5 रुकनी बेंच जो फ़ैसिलो ॾिनो आहे त इन फ़ैसिले जा कहिड़े जज ते असरु पवंदा। जस्टिस मज़ाहिर नक़वी जो केस हले पियो, छा जस्टिस मज़ाहिर नक़वी इन फ़ैसिले खां पोइ उन लाइ अञा परेशानियूं वधंदियूं? इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे MB सुमरो साहब। पाण टाइम न्यूज़ जे पंहिंजी अख़बार जा सीनियर रिपोर्टर आहिनि, तज्ज़ निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। इस्लामाबाद में टाइम न्यूज़ जे पंहिंजी अख़बार जा सीनियर रिपोर्टर आहिनि। उन सां गॾु असांखे जॉइन कंदो सैयद अली शाह साहब। पाण कोइटिया में सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज्ज़ निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। ऐं उन सां गॾु असांखे जॉइन कंदो जस्टिस रिटायर्ड ख्वाजा नवीद साहब। कंहिं तारफ़ जा मोहताज न आहिनि, कानूनदान आहिनि। ऐं असांखे जॉइन कंदो लाहौर मां सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। MB सुमरो साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त गुज़िरियल ॾींहुं प्रेस कॉन्फ्रेंस ॾिठीसूं, मामला तय थी चुका आहिनि नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी में। इन बावजूद वज़ारतुनि खां लवाए छो पई पीपल्स पार्टी? ज़रियनि जो इहो चवणु आहे त पीपल्स पार्टी ऐं PMLN में मामला तय थी विया आहिनि ऐं उन्हनि मामलनि में हिकिड़ो मुआहिदो बि कयो वियो आहे ऐं उन मुआहिदे तहत पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल थींदी। पर सदर पाकिस्तान जे उहिदे ते इलेक्शन खां पोइ पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल थींदी। तेसीं ताईं हाली शहबाज शरीफ़ वज़ीर आज़म चूंड ॾियण खां पोइ काबीना ठाहींदो ऐं उन खां पोइ पीपल्स पार्टी सदारती इलेक्शन खां पोइ कुझु मामला तय थियण खां पोइ उहा कैबिनेट में शामिल थी वेंदी। यानी अव्हां पिया चओ त ॿियो मरहलो जेको हूंदो, कैबिनेट जेको ॿियो मरहलो हूंदो, उन में पीपल्स पार्टी ईंदी आसिफ ज़रदारी जे ओथ सेरेमनी खां पोइ। भला इहा इन ते भला ॻाल्हि ॿोल थी आहे त पीपल्स पार्टी कहिड़ियूं कहिड़ियूं वज़ारतुनि में इंट्रस्ट रखे थी पई? कल्ह प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सवाल कयो वियो शहबाज शरीफ़ सां जी। उन बिल्कुलु वाज़े तौर ते ॿुधायो त पीपल्स पार्टी वज़ारतुनि में दिलचस्पी नथी रखे। पीपल्स पार्टी जी कोशिशि इहा आहे त कैबिनेट में शामिल न थिए, पर नून लीग जी ज़िद आहे त पीपल्स पार्टी खे कैबिनेट में शामिल हुजणु खपे। त इन करे उसूली तौर ते इहो तय थियो आहे त सदारती इलेक्शन खां पोइ पीपल्स पार्टी शामिल थींदी। पर हिन वक़्त ताईं वज़ारतूं ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी ईंदी त आम वज़ारतूं बि मिलंदियूं, कुझु ॿियूं वज़ारतूं बि मिलंदियूं, पर उहा अञा तय न आहे। ठीकु आहे। MB अव्हां असां सां गॾु ई रहिजो, ऐं वरी ॿीहर अव्हां वटि ईंदुसि। ख्वाजा नवीद साहब बि असांखे जॉइन कयो आहे। ख्वाजा साहब खां ऐं मौक़े वठां, वरी ॿीहर अचां पियो। ख्वाजा साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4 और 1 की हवाले से जो फैसला दिया है, 4 जजेस ने इसकी हिमायत की है, 1 ने उसके इख्तलाफ किया है कि एक मरतबा अगर किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जाए, शुरू हो जाए, तो फिर वो ख़त्म नहीं होगी, भले जज साहब इस्तीफ़ा दें या फिर मुस्तफ़ी हो जाएं या फिर कोई और मामला। तो कैसे देख रहे हैं अब जस्टिस मज़ाहिर नक़वी के ख़िलाफ़ तो लग ये रहा है कि ये मामला बढ़ेगा, क्या परेशानी होगी आने वाले दिनों में जस्टिस मज़ाहिर नक़वी, और क्या कोई और जज भी आज के फैसले के बाद इस गिरफ्त में आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल।
असल में बात यह है कि पहले ज़माने में ये था कि किसी जज के खिलाफ जैसे ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मैटर जाता था जी और वो जज साहब इस्तीफा दे देते थे और मैटर क्लोज हो जाता था। तो लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के खिलाफ मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेता क्योंकि जी वो अब हमारे दोस्तों के वालिद भी हैं, कि वो उनका जैसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया उन्होंने पहले दिन ही रिजाइन दे दिया, मामला खत्म हो गया, वो घर आ गए रिटायर होके, जी बाद में वकालत शुरू कर दी। इसी तरह 2 जजेस और थे लाहौर के, अब मुझे उनके नाम नहीं आते, तो वो भी उन्होंने फौरी तौर पे रिजाइन दे दिया और रिजाइन देने के बाद मामला ठप हो गया। मगर ये पिछले कोई 2-3 साल पहले, कोई मुझे याद नहीं है, एक जजमेंट आई थी, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था जी कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाए तो जी वो रिजाइन भी कर दे। अब पता नहीं ये शौकत साहब का था या किसका था, मुझे पक्का नाम याद नहीं है। जी तो उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कार्रवाई जारी रहेगी, अदरवाइज तो एवरीबडी विल डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकेगा कि आप जैसे कार्रवाई शुरू करेंगे वो इस्तीफा दे देगा, तो इस्तीफा दे देगा तो फिर वो सारी बात ही रह जाएगी। जो एक्विजिशन या जिस चीज़ के लिए हम उसको सजा देना चाहते हैं तो वो तो सुरखरुख होकर घर जाके रिटायरमेंट पेंशन वेंशन लेके मजे करेगा। आजकल पेंशन में और सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं है जी और पर्क्स भी ज़्यादा होते हैं कि वो पेंशन वालों को मिलते हैं। वो तो जी सारी ज़िंदगी ऐशी में गुजारेगा, अपना काम भी दिखा जाता है तो ऐशी भी चलती रहती है। तो ये सही फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपने बताया 4-1। जी अब वन जिन्होंने इख्तिलाफ किया है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या रीजंस दिए सर, हैं। जस्टिस हसन अजहर नकवी साहब, रिजवी साहब जो है, उन्होंने इख्तिलाफ किया है कि अगर कोई जज इस्तीफा दे दे तो फिर ये मामला ख़त्म होना चाहिए। उन्होंने जो नोट लिखा है, इख्तिलाफी नोट, हाँ, वो उन्होंने इसलिए लिखा है कि यार जब एक आदमी ने अपने ऊपर खुद ही सजा तजवीज़ कर दी, जी क्योंकि देखें आप अगर किसी को गिल्टी भी फाइंड करेंगे तो यही करेंगे ना, उसको टर्मिनेट कर देंगे। तो जेल में तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं डाल सकते, जी सिर्फ यही करेंगे ना कि भाई यू आर डिसमिस फ्रॉम सर्विस। ज़्यादा ये कर देंगे कि बेनिफिट्स वगैरह निकालते हुए, जैसे ये फौजी जनरलों का होता है कि जिसका कोर्ट मार्शल होता है उससे रैंक्स ले लेते हैं, पेंशन भी ले लेते हैं, मराहत भी ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ अभी ये रिवाज नहीं है और हमारे यहाँ हल्का हाथ रखते हैं। तो बहरहाल ये है कि जिसको ऊपर गिल्टी हो तो ज़्यादा डिसमिस करेंगे। अगर उस बंदे ने खुद अपने लिए सजा तजवीज़ कर लिया और इस्तीफा दे दिया है, बोला ये मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। जी सर। तो मैंने नहीं पढ़ी रीजंस क्या है हसन अजहर रिजवी साहब की, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ जी कि चल, अभी तो मुख्तसरन फैसला आया है सर, अब बहुत मुख्तसरन फैसला आया है। फ़कत ये फैसले में आया है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी कार्रवाई शुरू करे तो वो इस्तीफे के बावजूद कार्रवाई ख़त्म नहीं होगी। अब इतना सा मुख्तसरन फैसला है, अब जब ये तफसीली फैसला आएगा तो फिर हम उस पर ज़रूर एक मरतबा फिर उस पर बात करेंगे। लेकिन ख्वाजा नवीद साहब, आपको क्या लगता है, ये मामला शुरू हुआ था जस्टिस मज़ार नकवी के इस्तीफे के बाद भी ये मामला शुरू हुआ है और इस फैसले बड़ा पुराना घटना की बात चल निकली है, अब जाने कहाँ तक पहुँचे जी, दिल के अफसाने आंखों की जुबान तक पहुँचे। तो अब ये बात चल पड़ी है और ये दिल के अफसाने अब आंखों तक आ गए हैं, तो अब ये चलते रहेंगे। और एक और भी है, बड़ा पुराना है जी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी जी। आपको अच्छा, अब ख्वाजा साहब ये बताइएगा, ये चले शायरी तो होती रहेगी, लेकिन ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि आज के फैसले के बाद जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी जस्टिस मज़ार नकवी को कि सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आएगा तो ये मामला किस हद तक उसके हक में चला जाएगा, वो नहीं हुआ। तो आने वाले दिनों में क्या परेशानी हो सकती है अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये बात साबित हो जाती है कि गिल्टी हैं जस्टिस मज़ार नकवी, तो फिर क्या मामला सर, क्या चार्जेस? मुझे नहीं पता वो क्या सजा तजवीज़ करेंगे इफ दे फाइंड हिम गिल्टी, क्योंकि डिसमिस तो वो खुद हो गया, उन्होंने छोड़ दिया है जी। अब ज़्यादा बरात या पेंशन वगैरह वापस ले सकते हैं, बाकी तो और कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कोई पनिशमेंट की जाए हो, या कोई जेल में डाला जाए, या कोई चालान उनका बनाया जाए, या एंटी करप्शन कोर्ट को रेफर किया जाए। इस तरह का कोई अभी तक ना प्रेसिडेंट है और ना आएगा। अगर आ गया तो इट विल बी वेरी वेरी डेंजरस। ये तो आज़ादी अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा कदगन हो जाएगा। बहरहाल वो जो बैठे हुए हैं जज, उनकी अक्ल और बसीरत मुझसे ज़्यादा है, तो ज़्यादा बेहतर लिखेंगे वो। जी जी, तो अब रीजंस आ जाए आपको बताएं कि जस्टिस क्या साहब, ख्वाजा नवीद साहब, क्योंकि आप खुद भी जस्टिस रहे हैं, आप खुद भी जस्टिस रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो मामला अब गुज़िश्ता 6 महीने में हमें नज़र आ रहे हैं अदलिया के अंदर,
ये पहली मर्तबा हो रहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस तरह का मामला हो, और इससे पहले भी इस तरह का कोई मामला हमें नज़र नहीं आया। तो आपको क्या लगता है, क्या अदलिया खुद रिफॉर्म भी चाहती है, अपने अंदर से रिफॉर्म भी चाह रही है? और सर असल में अदलिया का पिछले दिनों ये पार्लियामेंट के साथ भी एक बड़ा लंबा मैच पड़ा रहा, और हमारे जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब हैं उनका बहुत बड़ा दिल था, बहुत बड़ी टॉलरेंस थी पार्लियामेंट में। ये जो मेंबर्स हैं ना पार्लियामेंट के, अभी तो आधे हार भी गए हैं, तो वो ऐसी ऐसी खिलाफ तकरीरें करते रहे हैं जो कंटेम्प्ट के जुमरे में आती हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूं बंदयाल साहब को कि उन्होंने हौसले के साथ काम लिया, और उन्होंने उस वक्त हालात को काबू रखने के लिए किसी पार्लियामेंटेरियन को कंटेम्प्ट में सजा नहीं दी। हालांकि ये समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, और जज साहब चाहें तो खड़े खड़े सजा दे के बंदे का पूरा कैरियर गोल कर सकते हैं। और अगर कोई 2-4 पार्लियामेंटेरियंस को जेल में डाल देते तो उनकी मेंबरशिप भी चली जाती पार्लियामेंट की, और आइंदा सियासत से भी फारिग हो जाते, 62-63 में आ जाते, सजा याफ्ता हो जाते। लेकिन बहरहाल सलाम दयाल साहब को, उन्होंने बहुत टॉलरेट किया, तो उनके टॉलरेंस की वजह से लोगों की ज़बानें खुल गई। आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे लोग टॉक शो में आके जो कभी सिटी कोर्ट नहीं गए, ठीक, और जिन्होंने किसी मजिस्ट्रेट की प्रोसीडिंग नहीं देखी, वो बैठ के बंदयाल साहब की प्रोसीडिंग से ऊपर तबसरे करते थे। मुझे गुस्सा आता था कि यार ये क्या हो रहा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपना टीवी तो तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ख्वाजा साहब हमारे साथ ही रहिए। हम हुकूमत साज़ी जे हवाले से तमाम अहम फैसलो थियो है, वो अहम फैसलो नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी के विच में मामला तय थियण खां पोइ कयो वियो, जंहिंमें सदर आसिफ अली ज़रदारी हूंदो ईंदड़ 5 सालनि लाइ, ऐं वज़ीर आज़म मुस्लिम लीग नून जो सदर मियाँ शहबाज शरीफ़ जे हिसे में इहा वज़ारत उज़्मा, ऐं उन हवाले सां बि सूबनि जो वॾ वज़ारतूं ऐं गवर्नरशिप जे हवाले सां बि ॿिन्ही पार्टियुनि जे हवाले सां हिकु फार्मूलो तय कयो वियो आहे। ईंदड़ ॾींहनि में उन ते अमल थियण जा पिण इम्कान आहिनि। त इम्कान त आहिनि त थींदो, पर के छा ही जेको फॉर्मेशन थी आहे हुकूमत जी, इहा 5 सालनि लाइ रही बि सघंदी, या कमज़ोर हुकूमत लाइ चैलेंजिस कहिड़ा हूंदा? प्रोग्राम जिने से असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। ख्वाजा नवी साहब खां मां पहिरियां तजो ॿुधी चुका आहियो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सलमान आबिद साहब, पाण कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ तजज़िया निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, मुसन्निफ़ आहिनि। सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में खुश आमदी। सलमान आबिद साहब, कैसे देख रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में हुकूमत साजी के हवाले से जो फार्मूला आया है, चैलेंजेस क्या हैं सर इन दोनों पार्टियों के? अगर हुकूमत बना भी लेते हैं ये लोग, तो चैलेंजेस सबसे बड़े क्या होंगे इनको? पहली बात तो ये है कि इस फार्मूले के अलावा कोई और फार्मूला था नहीं। अगर इस सिस्टम को चलाना था तो पीपल्स पार्टी में और PMLN के दरमियान हुकूमत ही बननी थी, और वो बन गई है और बनने जा रही है। अब असल में चैलेंज ये है, सबसे बड़ा चैलेंज तो जो है वो मईशत की रिकवरी का है कि दोनों मिलकर कोई ऐसी हुकूमत बना सकें जिससे सियासी और माशी तौर पर कोई चीज़ों को, हालात को दुरुस्त किया जा सके और मामलात को मुस्तहकम किया जा सके। ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट को। और अगर ये वक्ती तौर पर कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है फौरी तौर पर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेगी, अगर ऐसा होता है तो ये कंपनी फिर जो है वो शुरू में ही मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। पीपल्स पार्टी को इस हुकूमत का हिस्सा भी बनना चाहिए, और अगर वो नहीं बनेगी तो इससे बदमज़गी पैदा होगी PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो इस IMF का जो अगला माहिदा है जो मार्च में होना है, वही सबसे बड़ा चैलेंज है कि उस माहिदे में ऐसी कौन सी चीजें की जा सकें जिससे लोगों को कोई रिलीफ मिल सकेगा, और जिसके इम्कानात बहुत कम है। और अगर इस माहिदे के बाद IMF से मामला तय करने के बाद मुल्क में माशी मामलात में एक बड़ा बिगाड़ पैदा होता है, या महंगाई बहुत बढ़ती है, या टैक्सेस बहुत ज्यादा लगते हैं, तो इस हुकूमत को एक और बड़ा सेटबैक होगा। तीसरा इस हुकूमत का चैलेंज ये है कि जिस किस्म के इंतखाबात हुए हैं, ये वाज़ेह मैंडेट नहीं है, एक कमजोर हुकूमत है, मफलूज हुकूमत है, बहुत ज्यादा ताकत भी नहीं होगी, तो एक कमजोर हुकूमत कितने बड़े फैसले कर सकेगी, वो बड़ा चैलेंज होगा। उसके अलावा चौथा बड़ा चैलेंज ये है कि जो इलेक्शन की रिगिंग के हवाले से सवालात उठ रहे हैं, वो भी एक बैगेज के तौर पर इस हुकूमत के हिस्से में आएगा। खासतौर पर PMLN को ये मिलेगा, क्योंकि हर तरफ चारों सूबों में आप देख लें सियासी जमातें जो है इंतखाबात के निज़ाम को चैलेंज कर रही हैं और इंतखाबी नताइज को तस्लीम करने से इनकार है। ये 4 चीजें हैं। 5वां जो है वो मैं समझता हूँ आगे जाकर फिर सिविल मिलिट्री ताल्लुकात का मामला आएगा कि हुकूमत और फौज के दरमियान किस तरह से मामलात रहते हैं, और खास तौर पर जब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई जा रही है तो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मौजूदगी में वजीर आजम कितने बाख्तियार होंगे तो वो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक कोई फैसले कर सकें। और सलमान आबिद साहब, आप क्या समझते हैं कि पिछली जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें
अपोजिशन ना बाहर, हमें बाहर तो किस हद तक नजर आई पार्लियामेंट के, लेकिन अंदर अपोजिशन नहीं थी। इस मरतबा 100 से ज़्यादा मेंबर होंगे पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार, और फिर जेयूआई भी अपोजिशन में बैठेगी, तो अंदर की जो अपोजिशन है वो ज़्यादा खतरनाक, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी। और पीटीआई जो है वो इस वक्त एक पॉपुलर पार्टी है, उसने सबसे ज्यादा वोट भी लिए है और नशिस्तें भी सबसे ज्यादा उनको मिली हैं, लेकिन जिस तरह से उनको हराया गया है वो भी सबको पता है। तो इसलिए पीटीआई खामोश नहीं बैठेगी। एक बड़ी भरपूर अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर भी की जाएगी और पार्लियामेंट से बाहर भी की जाएगी। और इस दफा मेरा ख्याल है कि वो जो गलती पिछली दफा इमरान खान साहब ने की थी पार्लियामेंट से बाहर आने की, इस तरह की भी कोई गलती नहीं की जाएगी और पार्लिमानी सियासत में अपना रंग दिखाया जाएगा और पार्लियामान से बाहर अपना रंग दिखाया जाएगा। अच्छा, एक और बात कि सलमान आबिद साहब इस पर भी कमेंट कीजिएगा कि पंजाब की हद तक आज मरियम नवाज साहिबा बहुत कॉन्फिडेंट तो थी कि उनके पास एक आइडिया है, एक टीम है, लेकिन वहाँ पे भी अगर अपोजिशन हो तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे भी क्या कारकर्दगी मुतासर होगी? नहीं, पीटीआई देखिए ना, पीटीआई मजबूत अपोजिशन है पंजाब में, उनके 100 से ज्यादा लोग जीते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो मरकज में सूरत हाल होगी उसका फिर रिफ्लेक्शन पंजाब में भी आएगा। बहुत से लोगों को मरियम से बहुत ज्यादा तवक्कुआत है। मेरा नहीं ख्याल कि मरियम कोई अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम जो है पंजाब में चला सकेंगी। और अगर खासतौर पर शहबाज शरीफ मरकज में मौजूद है, उनका सहारा और उनकी सपोर्ट तो उनको हासिल होगी, लेकिन पंजाब को मैनेज करना कोई इतना ज्यादा आसान काम नहीं है। और अगर मरकज में सियासी सूरत हाल खराब होती है तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट फिर पंजाब की सियासत पर भी आएगा। अरे सलमान आबिद साहब, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि शहबाज शरीफ के हवाले से कहा गया कि वो पंजाब को एक्सप्रेस वे से चलाते हैं, लेकिन फिर बुज़दार साहब जब आए तो मामला हमें ठंडे नज़र आए, फिर बहुत थोड़ा अरसा रहे परवेज़ इलाही साहब। तो आप नहीं समझते कि मरियम नवाज को ये एडवांटेज ज़रूर है कि बुज़दार के मुकाबले में उसके पास एक एनर्जेटिक टीम होगी? देखिए, टीम तो पीटीआई के पास भी थी, ऐसी बात नहीं है। बुज़दार अलबत्ता मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, एक कमजोर वज़ीर आज़म थे, उनके पास ना कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई बहुत ज्यादा समझ बूझ थी और ना उनकी कोई गिरफ्त थी। मरियम के पास एडवांटेज ये है कि शहबाज शरीफ मरकज में प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनकी सपोर्ट भी उनको हासिल होगी। फिर अभी तो फिलहाल नवाज शरीफ भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। लेकिन सवाल ये है कि मरियम के बहुत से मसाइल भी हैं, उनके एटीट्यूड के भी इशूज हैं और उनके बहुत सी पार्टी के अंदर लोग भी जो है मरियम के मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब की तरफ बहुत ज्यादा देखते हैं। तो अब देखेंगे कि मरियम शुरू में किस तरह से परफॉर्म करती हैं और किस तरह से अपनी पार्टी को भी इंटैक्ट रखती हैं और अपोजिशन का भी मुकाबला करती हैं। ये अपोजिशन से मुराद सिर्फ पंजाब की नहीं है, जो मरकज में ओवरऑल सूरत हाल बन रही है वो भी उनको रिफ्लेक्ट करेगी। तो सलमान साहब बिल्कुल ये बताइएगा कि आपको लगता है कि एक कमज़ोर हुकूमत होगी, आप बकौल आपके, कि जिसके पास अख्तियार नहीं होंगे, तो फिर ये कि 5 साल पूरे होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं या फिर आपको कुछ माह या कुछ साल के बाद फिर दोबारा इलेक्शन की तरफ आप देख रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहता कि साल के बाद इलेक्शन होगा दोबारा, लेकिन मुझे ये पता है कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है और ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की एक किस्म की जबरी शादी है। यानी ऑप्शन कोई नहीं था इसके अलावा दोनों के पास। हालांकि बिलावल साहब तो कहते रहे थे, आपको पता है कैंपेन में, कि वो किसी भी सूरत में पीएमएलएन के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। अब किसने उनको वो कड़वी गोली दी है, किसने उनको बिठाया है, किसने उनको पर दबाव डाला है कि वो दोबारा जो है पीएमएलएन के साथ इक़्तिदार के हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो मेरा मतलब है कि ऑप्शन कोई नहीं था और ये मुश्किल सूरत हाल होगी, क्योंकि इकॉनमी के जो चैलेंजेस हैं वो इतनी आसानी से हल होने वाले नहीं है। अच्छा सलमान आबिद साहब, ये जेयूआई के मौलाना फजल रहमान को इस मरतबा क्या मतलब वो कहीं फैसला नहीं कर पाए कि बलूचिस्तान में हुकूमत में बैठना है नहीं बैठना? अभी मौलाना गफूर हैदरी साहब एक्टिव हुए हैं, वफाक में भी उनका कोई अभी पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस करवट बैठेंगे। मौलाना साहब कंफ्यूज है क्या है? मौलाना नाराज है, उनको लगता है कि उनके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हो सका इंतखाबात के नताइज में, लेकिन मौलाना बड़े कमाल के आदमी हैं। अब वो कोशिश करेंगे कि केपी के और बलूचिस्तान की जो गवर्नरशिप है वो अगर उनको पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के इत्तेहाद की सूरत में मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि वो ये सौदा कर देंगे। वो ये सौदा कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे नई आने वाली हुकूमत के चैलेंजेस और फॉर्मेशन के हवाले से बात की। ख्वाजा नबी साहब, आपको क्या लगता है ये कंपनी चलने वाली है, ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा? क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन मुहिम में बिलावल साहब तकरीरें करते रहे हैं और फिर उस तरफ से भी तकरीरें आई हैं, तो फिर एक मरतबा फिर इनका इत्तेहाद बना है हुकूमत साजी के लिए, कैसे देख रहे हैं आप? सर, आप एक पहले तो इस बात के ऊपर गौर करें कि जितनी इलेक्शन की तकरीरें होती रही हैं जी, वो सब चैरिटी के ऊपर थे एजेंडा। कोई कहता है कि मैं 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त दे दूंगा, कोई कहता है कि जी मैं पता नहीं ये फीसें माफ़ कर दूंगा, कोई कहता है मैं ये मराहत कर दूंगा, बिजली के बिल माफ़ कर दूंगा। दोनों पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी एज वेल एज कौन सी पार्टी है ये जो इनकी पाकिस्तान
किसी ने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं पेश किया कि हम सनतें लगाएंगे, हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, हम लोगों को नौकरियां देंगे, हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, हम फॉरेन के किस मुल्क के साथ क्या ताल्लुकात रखेंगे और किस तरह से कौन कौन से मुल्कों के साथ माशी मुआहदे करेंगे। एक पार्टी ने भी अपने तकरीरों और मैनिफेस्टो में या उनके लीडरों ने, मैं सुनता रहा हूं टीवी पे, किसी ने एक तकरीर में एक लफ्ज नहीं कहा कि भाई मेरा माशी मंसूबा क्या है, मैं एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाऊंगा, मैं ये जो बंद इंडस्ट्रियां पड़ी हुई हैं पाकिस्तान की, इनको कैसे चलवाऊंगा, इन इंडस्ट्रियों को बिजली कैसे दूंगा। किसी एक, हर एक ने चैरिटी की है। उसने कहा हम 300 यूनिट बिजली दे देंगे, किसी ने कहा हम पता नहीं क्या दे देंगे, सब्सिडीज दे देंगे। यानी किसी ने ये नहीं कहा कि हमने अवाम को खुशहाल कैसे करना है। खुशहाली नहीं है, खैरात देने की हर एक ने वादा किया है कि जी ये दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। तो ये तो खैर एक बात है। नंबर 2 क्या है कि जो हुकूमत साजी हो रही है, मैं सुनता हूँ आप टीवी के ऊपर, आप यकीन करें कि मैं मज़ाहिया प्रोग्राम देखकर उतना नहीं हंसता जितना ये हुकूमत साजी के प्रोग्राम देखकर मुझे हंसी आती है। कि भाई बात ये है, जिनका मैंडेट है वो घर बैठे हुए हैं और ये लोग जो हैं, हारे हुए जो लोग हैं, ये आपस में बैठ के हुकूमतें बांट रहे हैं। वो कह रहे हैं तू सदर बन जा, वो कह रहा है तू वजीर आला बन जा, वो कह रहा है अच्छा तू गवर्नर 4 ले लो, तुम सेनेटर बन जाओ। अरे भाई, जो जीता हुआ है उससे तो पूछो कि तुमने बनना है कि नहीं बनना और किसको क्या बनाओगे। जीता हुआ घर बैठा हुआ है जेल के अंदर और हारे हुए जो है आपस में सीटें बांट रहे हैं। लेकिन नवीद, ख्वाजा नवीद साहब, वो जो जिसकी तरफ आपका इशारा है कि वो जीत चुका है, तो आप नहीं समझते कि वो जो जीता है उसके पास इतने नंबर नहीं है कि वो हुकूमत बना सके? तो फैसले आएंगे, अभी तो जाहिर है सबके ज़बानी दावे हैं, लेकिन सारी अवाम वोट उसको दे के आई है। अब वो अलग बात है कि आप उसको सीटें कितनी देते हैं। रावलपिंडी का कमिश्नर है, उसने अपना बयान दिया है और चलो वो उसका बयान, उसके बयान के हवाले से भी तहकीकात चल रही है। ख्वाजा साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, मैं दोबारा आपके पास आऊँगा। सैयद अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कोयटा से सीनियर रिपोर्टर, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलमिस्ट हैं। हम ज़रा उनसे मालूम करेंगे बलूचिस्तान में जो हुकूमत फॉर्मेशन के हवाले से फार्मूला तय हुआ है उस पर अमल भी होगा, और अमल भी होगा तो फिर ये JUI का मामला कहाँ खड़ा होगा, इस पर ज़रा बात करते हैं। शाह साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया जनाब। आप अच्छा शाह साहब, किसको वजीर आला बना रहे हैं आप बलूचिस्तान में? देखिए, ये जो आखिरी सवाल है वो आपने शुरू में ही पूछ लिया। मैं आपको सुनाता हूं उसके बाद। इस वक्त तो वज़ीर आला के लिए इस्लामाबाद में पे रेस जारी है। 3 शख्सियात अहम हैं, इनमें मीर सादिक उमरानी है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और पुराने जियाले हैं, और साथ ही साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ीरी है। तीसरे नंबर पे है जो साबिक निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला है सरफराज बुख्ती, वो भी इस रेस में शामिल है। इस वक्त तक तो ये 3 नाम जो है वो सामने आ चुके हैं। ये तीनों इस्लामाबाद में वहीं पर मौजूद है, बल्कि पीपल्स पार्टी के जितने भी 14 नए मुंतखब होने वाले अरकान असेंबली जो है वो इस वक्त में है। साथ ही मुस्लिम लीग नून की जो क़ियादत है बलूचिस्तान की, वो भी वहां पर मौजूद है। लेकिन अब तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तियार, बलूचिस्तान में इख्तियार की तकसीम का जो मामला है वो हाईएस्ट लेवल पे तो तय हो गया है। यानी इस तरह हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की जो पोजीशन है, मनसब है, वो मिलने वाली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। मुस्लिम लीग नून को गवर्नरशिप जो है वो मिलने वाली है। इसके अलावा वज़ारतों के हवाले से अभी तक फैसला नहीं हो सका। अच्छा अली शाह साहब, ये बताइएगा कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना रहे हैं और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला आने वाला है, तो फिर JUI को अभी कैसे ख्याल आया कि वो हुकूमत साजी में किरदार अदा करे नून लीग के साथ? देखिए, ये तो जाहिर है अगर गवर्नमेंट ने जाना था, गवर्नमेंट में तो पहल करना चाहिए था, पहले उनको बात करनी चाहिए थी। अब नंबर गेम तो यहाँ उनके पास पूरा है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास। अब जाहिर है 18th अमेंडमेंट के बाद जो है
आप कोई 30 या 20-25 मिनिस्टर्स तो नहीं रख सकते हैं। 12 मिनिस्टर्स होंगे, 3 आपके पास या 4 एडवाइजर होंगे, यानी गुंजाइश बहुत कम है। इसमें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। कोई कहता है मैं बनूंगा, दूसरा कहता है मैं बनूंगा। लेकिन बैक टू योर क्वेश्चन, जमात उलमा इस्लाम ने देर कर दी है। पहले तो मौलाना साहब ने कहा था कि हम कहीं पे भी इक़्तिदार का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन बाद में चूंकि JUI में कोई आलिम दीन यहाँ पर मुंतखब नहीं हुए हैं, बस जितने भी लोग हैं वो सारे शख्सियात है, सियासी और कबायली शख्सियात है, उनकी अपनी स्पेशल जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है, हल्के हैं। अली सैयद साहब, क्या इस चीज़ के इम्कानात हैं कि बलूचिस्तान की हद तक JUI को शामिल किया जाए और 3 पार्टियां मिलकर हुकूमत बनाएं? फिलहाल JUI के शामिल होने के आसार नजर नहीं आ रहे। 3 पार्टियों की हुकूमत बनेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पाक पार्टी। आपको JUI हुकूमत का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आएगी। अच्छा, ये बताइए कि जाम कमाल साहब बहुत यहाँ पे ये इतलात आ रही थी कि वो बहुत एक्टिव हो गए थे कि उनको वजारत उज़्मा दी जाए, और वो इस्लामाबाद में इस हवाले से कई मुलाकातें भी कर चुके हैं। तो अब आपको लगता है कि अगर वजारत उज़्मा के लिए उनका नाम नहीं है तो फिर क्या गवर्नर के बनने के चांसेस हैं उनके? देखिए, इसमें जाम कमाल तो जाहिर है MPA भी है, MNA भी है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं भी बने, या तो अच्छी उनको मिनिस्ट्री देंगे, या उसके बाद ये है कि वो चले जाएंगे एज ए मेंबर कौमी असम्बली, और वहाँ पे वो फेडरल मिनिस्टर पहले भी रह चुके हैं मियाँ साहब की कैबिनेट में। इस मतलब भी वो आ सकते हैं। नून लीग तो मुतालबा कर रही है कि हमें CMशिप दी जाए, लेकिन असूली तौर पर चूंकि पीपल्स पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो नून लीग को दी है, तो पंजाब की गवर्नमेंट तो है उनके पास, तो इसके बदले में तो जाहिर है पीपल्स पार्टी ने सिंध की गवर्नमेंट ली है, सिंध में वहां पे उनकी मेजोरिटी है। इसी तरह बलूचिस्तान भी आ गए, तो अब 2 सूबे जो है पीपल्स पार्टी के पास हो गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली सैयद साहब। आपको बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान की फार्मेशन के हवाले से बता रहे थे कि कौन सी पार्टी अब क्या वहाँ पे प्लानिंग कर रही है, और JUI की पोजीशन के हवाले से भी। ख्वाजा नवीद साहब, आपके पास दोबारा आते हैं। आप क्या समझते हैं? आप जस्टिस रहे हैं, मुल्की सियासत पे भी आपकी बड़ी नज़र है, मुल्की मामलात पे भी नज़र है। आपके बकौल आपकी नज़र में ऐसे क्या मामलात हैं जो इस वक्त मुल्क को फौरी तौर पे हल करने चाहिए, जो नई आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे? सबसे पहले मुल्क के अवाम का माशी मसला वो हल करना है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को बढ़ाना है और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और ये जो हमारी पूरी इंडस्ट्री पिछले 2-3 साल से जाम पड़ी हुई है उसको चलवाना है, और इंडस्ट्री वालों को इलेक्ट्रिसिटी भी देनी है कि वो किस चीज़ से चलाएं, वो बिजली या गैस देनी है। तो गैस भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, इंडस्ट्री भी बंद है और आगे एक्सपोर्ट भी बंद है। तो ये जब सारी चीज़ें बंद हैं तो सबसे पहले इन चीज़ों को खोलना है, वजारतें बाद में आपस में बांटें। अभी बात यह है कि पहले वरना देख तो पकाएं, उसके बाद बिरयानी बांटें। ठीक है, अभी देर ठीक है। आप कह रहे हैं कि मौशी मामलात जो है वो सर फहरिस्त है। इसके अलावा अभी देग नहीं पकी है, कोई कहता है मुझे रान की बोटी चाहिए, कोई कहता है मुझे सीने की बोटी चाहिए। जी ख्वाजा साहब, इसके अलावा क्या मामलात हैं? मौशी मामलात हैं, इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं? क्या कह रहा ख्वाजा साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल। ख्वाजा साहब, आपने कहा कि मौशी मामलात सबसे अहम है कि एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए, इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं? भूखा होता है ना सर, तो कुछ नहीं मतलब समझ में आता। वो एक पुरानी फारसी की कहावत है, मुझे फारसी नहीं आती, वो कहता है जी, चना कै तसाली शदंदर दमिश्क, 11 फरामोश करदंद इश्क। उन्होंने कहा जब कैद साली पड़ जाती है तो यार दोस्तों का सारे इश्क खत्म हो जाते हैं। तो ये जो इश्क हो रहा है ना वजारतों के साथ, जब वजारत में कांटे होंगे तो कोई जाएगा ही नहीं लेने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वाशी मामला दुरुस्त नहीं होंगे और फिर इस सूरत हाल में हुकूमत और रियासत का चलना बहुत मुश्किल होगा। ख्वाजा साहब, भला आपको ये लगता है कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, यानी PTI की हुकूमत थी, तो एक इस्तिलाह बड़ी आम हुआ करती थी, मीडिया में भी एक इस पे बात होती थी कि एक ही पेज पे है अदलिया, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट। अब जब नई हुकूमत आने वाली है, काजी साहब चीफ जस्टिस हैं और हाफिज साहब जो हैं वो
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो क्या ये इस्तेलाह आपको दोबारा सुनने में आएगी कि एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अदलिया एक पेज पर है? हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, मुल्क को बचाना है तो सबको मिलजुल कर काम करना है, और हाफिज साहब की नीयत बहुत साफ है, तो इंशाल्लाह सारे लोग उनके साथ मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ख्वाजा नवीद साहब, सैयद अली शाह साहब, सलमान आबिद साहब, MB सुमरो साहब, आप वहाँ चैनल में बाने जी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, वहाँ मुल्क जो मुमताज़ तजिया निगारन कॉलमिस्टन जा तजिया पे ॿुधा उन नई हुकूमत के हवाले से। नई हुकूमत लाइ हिकु सभ खां वॾो चैलेंज हूंदो। हाँ, सुठी ॻाल्हि इहा आहे त हुकूमत जे फॉर्मेशन के हवाले से मामला तय थी विया आहिनि ॿिनि वॾियुनि पार्टियुनि में, पर सिर्फ़ मामलो इते न आहे। हुकूमत जॾहिं ठहंदी तो उनखां पोइ असल मामला शुरू थींदा, ऐं असल मामलनि में सभ खां अवल मामलो मैशत जो आहे। मैशत हिन वक़्तु जंहिं बहराननि जो शिकार आहे, उन नई हुकूमत के फौरी तौर ते IMF वटि वञिणो आहे, ऐं IMF वारो मुआहिदो ॾाढो अहम हूंदो। जेकर IMF जो मुआहिदो हिन दफ़े हिकु दफ़ो ॿीहर अगर डेडलॉक जो शिकार तो थिए या उन हवाले सां को अॻु भराई नथी थिए, तो पोइ मुल्क लाइ मसला ऐं अवाम लाइ मसला थी सघनि था पिया। उम्मीद था करियूं त ईंदड़ हुकूमत जेका हूंदी उहा अवाम जे लाइ सोचींदी, ऐं ख़ासि करे जेको मुआशी महाज़ आहे उन ते का सुठी अॻुभराई थींदी, जीअं अवाम जे मथां ही जेको महांगाई जो बार आहे उहो झको थी सघे। प्रोग्राम जे वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾिना इजाज़त, सदाईं गॾु।